हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर रिग्रेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उससे पहले हमने कोवेरिएंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना सीखा था। आज हम यूनिट 6 से स्टार्ट करेंगे, लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट। उसके बाद हम यूनिट 7 में स्टार्ट करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट में मेन एक हमारे पास डेरिवेशन रहती है और इसका एक मेन प्रिंसिपल रहता है कि सम ऑफ रेजिडुअल्स का स्क्वायर जो होता है वो मिनिमम होना चाहिए। ये हमारे पास जनरल प्रिंसिपल होता है लीस्ट स्क्वायर का। ठीक है, तो उसकी एक डेरिवेशन देखेंगे अभी हम। सबसे पहले हमारे पास जनरल प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स कि इट इज फाउंड फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी इक्वेशन दैट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ ए सीरीज ऑफ एरर्स अराइजिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल वेट आर दोज फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज ए मिनिमम। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमें पता है कि वो होती है जो क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर ऑब्जर्वेशन जो इक्वल वेट्स के हमारे पास, उनका जो सम ऑफ स्क्वायर्स जो होना चाहिए एरर्स का वो मिनिमम होना चाहिए, तभी वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी, क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू होगी। तो बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास लीस्ट स्क्वायर्स का यही रहता है हमारे पास। तो फंडामेंटल लॉ क्या है इसका, ये आपको ध्यान रखना है कि द फंडामेंटल लॉ ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस। अकॉर्डिंग टू principle of least squares, the most probable value of a observed quantity available from a given set of observations is one for which the sum of the squares of the residual errors is a minimum। और ये रेजिडुअल एरर तो हमें पता है क्या होता है, जो वहाँ पर मीन वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू से, तो रेजिडुअल एरर देगा हमारे पास। तो when a quantity is being deduced from a series of observations, the residual errors will be the difference between the adapted value and the several observed values। ठीक है, तो उसका सम ऑफ स्क्वायर जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, जनरल प्रिंसिपल है। मेन हमारे पास यही जो पूछा जाता है एग्जाम में। उसके अलावा हमारे पास इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो वो हम नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम पे नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी, उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर लिया हुआ है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो पहले हम इस डेरिवेशन को देख लेते हैं कि लेट v1 v2 v3 जल्दी से देखेंगे हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या ऑब्जर्व वैल्यूज है, एक्स हमारे पास मान लिया कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। तो जब हम इनको एरर निकालेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू e1 e2 e3, सिमिलरली हमारे पास en तक है। ठीक है, तो इन सभी को एक अर्थमेटिक मीन निकाला हमने, जो भी ऑब्जर्व वैल्यूज है हमारे पास, जैसे v1 v2 v3 सिमिलरली vn तक रहेगा, इनका मीन वैल्यू निकाला, समीशन ऑफ v बाई n हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 जब इन सभी को ऐड करेंगे हमारे पास, तो x तो कांस्टेंट है, जितने नंबर्स हैं हमारे पास n है, तो n इंटू एक्स माइनस का समीशन ऑफ v इज इक्वल टू समीशन ऑफ e हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने, समीशन ऑफ v बाई n, और x क्या है हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू समीशन ऑफ v बाई एन प्लस का समीशन ऑफ e बाई एन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समीशन ऑफ v बाई एन क्या है, मीन वैल्यू है, तो हम इसकी जगह m लिख दिए, x इज इक्वल टू m प्लस का समीशन ऑफ e बाई एन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इफ n इज लार्ज, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, तो इज केप्ट स्मॉल बाई मेकिंग प्रिसाइज मेजरमेंट, समीशन ऑफ e बाई एन क्या हो जाएगा हमारे पास, बहुत छोटा हो जाएगा, इन्फिनिटेसिमल हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू द m, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये जो वैल्यू है समीशन ऑफ e बाई एन की वैल्यू काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी और m के कंपेरिजन में बहुत छोटी हो जाएगी हमारे पास। तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी क्लोजर टू द मीन वैल्यू हो जाएगी, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोजर टू द मीन वैल्यू हो जाएगी। दस द अर्थमेटिक मीन इज द ट्रू वैल्यू वेयर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वैल्यू इज वेरी लार्ज। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वैल्यू n की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो होगी वो मीन वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, इससे एक ये चीज़ पता चलती है। अब हम बात करते हैं रेजिडुअल्स की। तो रेजिडुअल क्या हो गया, मीन और हमारे पास ऑब्जेक्ट वैल्यूज के बीच का डिफरेंस। तो r1 निकाला, मीन वैल्यू माइनस v1, v1 हमारे पास ऑब्जेक्ट वैल्यू है और m हमारे पास मीन वैल्यू है। सिमिलरली r2 r3 समीशन ऑफ rn तक गए हमारे पास, और इनको एड ऑन किया तो वही सिमिलर, m कांस्टेंट है हमारे पास, तो n इंटू एम माइनस का समीशन ऑफ v और इज इक्वल टू समीशन ऑफ r। यहाँ से m की वैल्यू निकाली, समीशन ऑफ v बाई एन प्लस का समीशन ऑफ r बाई एन हो गया। ठीक है, अंडर द प्रोसीडिंग कंसिडर, तो m इज इक्वल टू हमें पता है समीशन ऑफ v बाई एन था, तो यहाँ पे m की वैल्यू समीशन ऑफ v बाई एन रख देंगे या फिर इसको m रख देंगे, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, या फिर इसको इधर ले जाके
माइनस में आ जाएगा और फिर दोनों इक्वल है तो जीरो हो जाएगा वहाँ पास। समेशन ऑफ आर बाई एन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई वहाँ पास। तो इससे क्या पता चल रहा है कि द सम ऑफ रेजिडुअल्स इक्वल जीरो एंड द सम ऑफ प्लस रेजिडुअल इक्वल द सम ऑफ माइनस रेजिडुअल। इसका मतलब यही है कि समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो। ये समेशन ऑफ आर क्या रेजिडुअल है, तो इसमें जितने माइनस के रेजिडुअल हैं उतने ही हमारे पास क्या प्लस के रेजिडुअल हैं। दोनों को ऐड ऑन करके हमारे पास तभी जीरो हो रहा है, मतलब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि सम ऑफ रेजिडुअल्स क्या इक्वल टू जीरो है। अब हम बात करते हैं कि एम कोई भी अननोन वैल्यू है और एम हमारे पास क्या है अर्थमेटिक मीन है। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यूज को किसी अननोन वैल्यू से माइनस करके उसका एरर लिख रहे हैं, ठीक है। तो एन माइनस वी वन इज इक्वल टू आर वन डैश, फिर हमारे पास एन माइनस वी टू आर टू डैश। तो ये डेरिवेशन है, इसको जब हम ऐड ऑन करेंगे हमारे पास, ऐड ऑन करने से पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे और हमें पता है इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करके ऐड ऑन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, समेशन ऑफ आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एन एन स्क्वायर, मतलब उनको स्क्वायर करके ऐड ऑन कर रहे हैं हमारे पास। तो पहले इसमें मतलब सभी इक्वेशन में क्या स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के लिए हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। तो वहाँ से फिर उनको समेशन करना है सभी को, तो समेशन ऑफ आर स्क्वायर आर डैश स्क्वायर इक्वल टू एन एन स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 2n समेशन ऑफ बी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं पहले का ही लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर प्लस का वी वन स्क्वायर और माइनस का 2n वी वन इज इक्वल टू आर वन डैश स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन, तो उन सभी को ऐड ऑन करेंगे तो एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो एन एन स्क्वायर हो जाएगा जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये समेशन ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है माइनस का 2n और समेशन ऑफ वी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये समेशन ऑफ आर डैश स्क्वायर हो जाएगा, तो वही चीज़ लिखी हुई है। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन हमने की और जो हमने पहले देखी थी मीन वैल्यू से, मीन वैल्यू क्या था हमारे पास एम माइनस वी वन इज इक्वल टू क्या आ रहा था हमारे पास, आर वन आ रहा था। तो इसका भी जो पहले फोर्थ इक्वेशन थी उसका स्क्वायर करके ऐड ऑन किया तो सिमिलर हमारे पास बन जाएगा, एन की जगह एम आ जाएगा बस हमारे पास। तो इन दोनों इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि एन इंटू एम, क्योंकि एम इज इक्वल टू क्या था समेशन ऑफ वी बाई एन था और समेशन ऑफ वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इंटू एम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एन इंटू एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी, यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो एक एम बच जाएगा। तो आर समेशन ऑफ आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो एम समेशन ऑफ वी माइनस का 2m समेशन ऑफ वी प्लस वी स्क्वायर का समेशन। तो इसको एक में से दो माइनस किया तो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस का m समेशन ऑफ वी, मतलब ये बच जाएगा हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद। फिर हम देख सकते हैं कि m को हमने फर्दर समेशन ऑफ वी बाई एन लिख दिया, ठीक है। और हमारे पास ये इक्वेशन फाइनली बन जाती है कि समेशन ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई एन। फिर हम देख सकते हैं कि सब्सटीट्यूटिंग समेशन ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन 9 ऑफ इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 8, तो ये वाला जो समेशन ऑफ वी स्क्वायर आया हमने इसको पुट कर दिया इक्वेशन 8 के अंदर। तो हमारे पास ये समेशन ऑफ आर डैश स्क्वायर एन एन स्क्वायर ये वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास, उसको सॉल्व किया हमने तो लास्ट में समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एन एन माइनस समेशन ऑफ वी बाई एन का होल स्क्वायर मिलता है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि एज ये जो वैल्यू है हमारे पास एज एन माइनस समेशन ऑफ वी बाई एन का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो समेशन ऑफ आर स्क्वायर इज लेस देन द समेशन ऑफ आर डैश स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो रहेगी वो कम रहेगी क्योंकि ये किसके बराबर है, समेशन ऑफ आर डैश के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या हमेशा लेस देन रहेगा आर डैश से, ठीक है। तो डेट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल फाउंड बाय द यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन इज ए मिनिमम, दिस इज दस फंडामेंटल लॉ ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो यही हमारे पास कहता है कि सम ऑफ रेजिडुअल का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास क्या मिनिमम होता है, यही फंडामेंटल लॉ है जो कि अर्थमेटिक मीन से मिलता है। तो कहने का मतलब है ये हमेशा क्या अर्थमेटिक मीन से मिलता है, हमारे पास आर की वैल्यू क्या है एम से मिलती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आर जो था समेशन ऑफ आर वो एम के केस में था और एम हमारे पास क्या अर्थमेटिक मीन वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है। तो यही समझा रहा है कि आर स्क्वायर जो रहेगा समेशन ऑफ आर स्क्वायर वो मिनिमम रहेगा जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो हमेशा क्या रहेगा समेशन ऑफ आर स्क्वायर जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा एज कंपेरिजन टू एनी अदर अननोन वैल्यू।
तो अर्थमेटिक मीन वैल्यू से जब हम रेजिडुअल निकालते हैं उसका स्क्वायर का समेशन क्या हमेशा मिनिमम रहता है। यही फंडामेंटल लॉ है यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर का। ठीक है, कि सम ऑफ रेजिडुअल्स नहीं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, बाय द यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन से जो हम रेजिडुअल निकालते हैं। तो ये फंडामेंटल लॉ हो गया यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर का। तो जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो इसमें देखिए फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस आर ऑब्टेन इन सर्वे टास्क। ये इक्वेशन है 3। यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हमारे पास क्या होंगी वो निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है। वैसे तो ये गेट 2022 के अंदर जो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस वीडियो उसमें भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको दो अननोन है एक्स और वाई, दो नॉर्मल इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। जैसे मैंने अभी अपने लेक्चर सीरीज के अंदर इसी मैथमेटिक्स में मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मैंने आपको नॉर्मल इक्वेशन लिखना बताया था। तो सिमिलर केस है हमारे पास। सबसे पहले हम नॉर्मल इक्वेशन फॉर एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे तीनों इक्वेशन में आएगा। पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट एक्स का कितना 1 है, तो हमारे पास सेम रहेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट 2 है, तो पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो 2x का जगह 4x हो जाएगा, y की जगह 2y हो जाएगा और 6 की जगह 12 हो जाएगा। क्योंकि कोफिशिएंट इसका जो x का है वो 2 है हमारे पास, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरे का कोफिशिएंट 1 ही है हमारे पास x का, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो गया। इन तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो गया ये हमारे पास 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 हो गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये मिल गई हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन फॉर एक्स। वैसे ही हम नॉर्मल इक्वेशन फॉर वाई लिख देता हूँ। तो जब वाई के लिए लिखेंगे तो जिस जिस इक्वेशन में वाई रहेगा, तो पहली इक्वेशन में सेम है, कोफिशिएंट 1 है तो वही सेम रहेगा। दूसरे में भी वहाँ पर कोफिशिएंट 1 ही है इसका, तो ये भी सेम रहेगी, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हमारे पास। तीसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट 2 है, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की जगह 2x हो जाएगा, 2y की जगह 4y हो जाएगा और 4 की जगह 8 हो जाएगा हमारे पास। तो जब इन तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 17 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, किसी x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो या फिर y की वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से x और y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। वही हमारे पास क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीस्ट स्क्वायर मेथड का जो कैलकुलेशन है नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास यूनिट 7 है, काई स्क्वायर टेस्ट है हमारे पास, उसके बारे में देखेंगे। पहले थ्योरी पार्ट देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके न्यूमेरिकल पार्ट को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में देखते हैं कि द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस इज ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर वेरिएंस ऑफ ए सैंपल टू ए नोन पॉपुलेशन वेरिएंस। तो आपको याद रखना है कि जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है उस कंपैरिजन के लिए होता है कि सैंपल वेरिएंस और हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस, क्योंकि फॉर्मूले में भी हम देखेंगे सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो उसका यूज किया जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर निकालने के लिए। तो सैंपल वेरिएंस और जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस, उनके कंपैरिजन के लिए इस काई स्क्वायर टेस्ट को यूज किया जाता है। एक स्टैटिस्टिकल मेथड है हमारे पास। इट इज यूज्ड टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन वेरिएंस एंड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। तो इसमें जो भी डेटा हम सैंपल हम फाइंड आउट करते हैं या सैंपल लेते हैं वो किस में से लेते हैं, हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएंस या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो डेटा होता है उसमें से हम लेते हैं। ये इसका अजम्पशन रहता है हमारे पास। कहने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन है या फिर डेटा है वो हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है नॉर्मली। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होते हैं आपका काई स्क्वायर टेस्ट के लिए जो वन वेरिएंस वाला है कि स्पेसिफाई, हम सबसे पहले नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्पेसिफाई करते हैं कि द नल हाइपोथेसिस यूजुअली दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू, while the alternative hypothesis is that the population variance is not equal to that value। तो सिंपल है कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कोई भी पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल है तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास है। अगर वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा अगर वो पॉपुलेशन वेरिएंस उस स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल टू नहीं है हमारे पास, या फिर हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगी नल हाइपोथेसिस, तो एक्सेप्ट कौन सी हो जाएगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगी। तो ये पहले स्टेप्स देख लेते हैं, उसके बाद यही रिलेटेड एक क्वेश्चन किया हुआ है हमने, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको कैसे कैसे करते हैं। फिर हमारे पास क्या, सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड कैलकुलेट द सैंपल वेरिएंस एंड साइज।
ठीक है, सैंपल लेंगे, उसका फिर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और उसका साइज कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक विच द सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाय द नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस। तो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि सैंपल वेरिएंस जो होता है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, पॉपुलेशन वेरिएंस से। ठीक है, डिटरमाइन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस लेवल। जैसे 5% पर जनरली हम निकालते हैं, तो उसकी वैल्यूज भी हमने देखी है। अल्फा की वैल्यू जो 5% है वो क्या है, वापस सिग्निफिकेंस लेवल है। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर n-1। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, n-1। n मतलब कि सैंपल साइज हो जाता है, उसमें से एक माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है। तो हमारे पास दो चीज़ें रहेंगी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक हमारे पास अल्फा। इन दोनों का यूज करके हमारे पास एक वैल्यू निकलती है सिग्निफिकेंस लेवल के बेसिस पे, और उसके कंपैरिजन करते हैं हम जो भी हमारे पास chi स्क्वायर के वैल्यू जो आती है हमारे पास। ठीक है, जो टेस्टिस्टिक होता है हमारे पास वो अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे जो वैल्यू होती है, क्रिटिकल वैल्यू, वो कंपेयर की जाती है। ठीक है, उससे हमें पता चलता है नल हाइपोथेसिस हमारे पास एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप्स मैंने अलग से लिखे हुए हैं। फिर हमारे पास कंपेयर द कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक टू द क्रिटिकल वैल्यू टू डिटरमाइन वेदर द टू रिजेक्ट और फेल द टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो जो मैं बात कर रहा था कि उस क्रिटिकल वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं हमारे पास। ठीक है, और उससे फाइंड आउट करते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है या फिर हमारे पास एक्सेप्टेड है। ठीक है, if the calculated test statistic exceeds the critical value the null hypothesis is rejected and the alternate hypothesis is accepted। तो अगर क्रिटिकल वैल्यू के रेंज में है, ठीक है, अगर जो भी कैलकुलेटेड टेस्ट वैल्यू रहेगी हमारे पास वो अगर क्रिटिकल वैल्यू के रेंज में है तो वो एक्सेप्टेड है नल हाइपोथेसिस। अदरवाइज उससे ज़्यादा हो जाती है कैलकुलेटेड वैल्यू तो वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा वापस। ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। कंडीशंस क्या क्या है हमारे पास chi स्क्वायर टेस्ट के लिए, हम वन वेरिएंस के लिए देख रहे हैं कि टू कंडक्ट ए वैलिड chi स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। सबसे पहले सैंपल मस्ट बी ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन। रैंडमली हम ड्रॉन करते हैं वहाँ पर, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, वो भी हम देखेंगे। तो पहली चीज़ है हमारे पास कि रैंडमली ड्रॉन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ईच ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए दूसरे से। तो जो भी सैंपल वैल्यू है वो हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट होती है, रैंडमली ड्रॉन होती है। उसके बाद जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो हमारे पास क्या रहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये भी इसका क्या एप्लीकेशन है, मतलब एप्लीकेशन नहीं, इसका एजम्पशन है। ठीक है, chi स्क्वायर टेस्ट का कि सैंपल जो ड्रॉन किया जाता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टिपिकल नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इन ए chi स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस। द नल हाइपोथेसिस इन ए chi स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस इज दैट द सैंपल वेरिएंस इक्वल्स द नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस। तो हम सबसे पहले मान रहे हैं कि अगर सैंपल वेरिएंस जो है वो इक्वल है पॉपुलेशन वेरिएंस के तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस मानी जाती है कि जो सैंपल वेरिएंस है वो हमारे पास किसके बराबर है, पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि हमारे पास सबसे जो नल हाइपोथेसिस है एक्सेप्ट की जाती है अगर ये इक्वल हो जाती है तो सिग्मा स्क्वायर क्या हमारे पास सैंपल वेरिएंस है, सिग्मा नॉट स्क्वायर है ये हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगी तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास एक्सेप्ट की जाएगी। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज द अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड इज दैट द सैंपल वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू द नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं उससे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, बाकी एक और क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि सैंपल ऑफ 51 बॉटल्स वाज सिलेक्टेड, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज 51 बॉटल्स आर 2.35 cc। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। हैज इट चेंज्ड फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड टू cc। 90% कॉन्फिडेंस लेवल पर निकालना है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 90% है हमारे पास। ठीक है, तो chi स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं हम, सिंपल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 और सैंपल का वेरिएंस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वेरिएंस। तो ये चीज़ आपको फॉर्मूला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, बाकी मैंने आगे भी ये चीज़ ली हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फॉर्मूला को, इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन देखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या होता है, chi स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, तो n सैंपल साइज होता है, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो n-1
इंटू जो सैंपल वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, आपको याद रखना एस स्क्वायर है जो कि वेरिएंस होता है। एस स्क्वायर क्या होता है? सैंपल वेरिएंस होता है। सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है। ठीक है, तो एस से आप याद रख सकते हो सैंपल वेरिएंस, और सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम काई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक निकालने के लिए आपको फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो सेम हमने फॉर्मूला यूज़ किया। एन की वैल्यू 51 हो जाएगी हमारे पास, तो एन माइनस 1 की वैल्यू 50 हो गई। एस स्क्वायर का सैंपल वेरिएंस है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2.35 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है? वेरिएंस होता है। तो एस की वैल्यू 2.35 है, एस स्क्वायर हमें मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइडेड बाई सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो आपको एक ये चीज़ तो ऑलरेडी पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो वेरिएंस होता है वो हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है हमारे पास। ठीक है, और वही चीज़ें हम यहाँ पे जो फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं वो एस स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसका मतलब एस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, बट हमें सैंपल वेरिएंस हम एस स्क्वायर को बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, और सिग्मा जो है वो यहाँ पर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू है। तो यहाँ पर 2cc दे रखी है सिग्मा की वैल्यू, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे 50 इंटू 2.35 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, तो 69.03 आया। ये का स्क्वायर कैलकुलेटेड आया। क्रिटिकल वैल्यू हमें कंपेयर करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए क्रिटिकल वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो n-1 जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पर कितनी आई? 50 आई। और दूसरा अल्फा कॉन्फिडेंस वैल्यू 90 डिग्री है, 90% है वहाँ पर। तो क्रिटिकल वैल्यू जो आएगी वो वहाँ पर 34.76, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं क्रिटिकल वैल्यू कितनी है? 34.76 एंड 67.50। ये किसके बेसिस पे है हमारे पास? डिग्री ऑफ फ्रीडम और हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो आपको दो वैल्यू मिल रही हैं। अब ये जो दो वैल्यू हैं इसके बाहर जाती है अगर हमारे पास वैल्यू जो कैलकुलेटेड वाली है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस क्या था हमारे पास? सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू द पॉपुलेशन वेरिएंस। और अगर रिजेक्ट हो जाता है नल हाइपोथेसिस तो हमारे पास एक्सेप्ट कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो कि क्या है? सैंपल वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 69.03 जो कि इस रेंज के अंदर नहीं आ रही है हमारे पास। ठीक है, और 69.03 हम देख सकते हैं कहाँ पे लाई कर रही है? आउटसाइड द रीजन लाई कर रही है, क्योंकि क्रिटिकल रीजन जो है क्रिटिकल वैल्यू का वो ये वाला है, ब्लैंक वाला। बट हमारे पास 69.03 67.50 से ज़्यादा है, तो मतलब कि ये एक्सीड कर रही है वैल्यू। और हमारे पास इसका मतलब हो जाता है कि कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू के रेंज में नहीं है, वहाँ पर एक्सीड कर रही है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ पर। तो इसका रिजल्ट जो हो जाएगा वो वहाँ पर फेल टू रिजेक्ट हाइपोथेसिस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हो जाएगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ है वहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट का एप्लीकेशन। और काई स्क्वायर वैल्यू निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू तो हमारे पास टेबल से निकाल सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल और डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो ये टेबल भी हम आगे देखेंगे, या फिर आपको गिवन रहेगी। बस यही है कि आपको काई स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करना आना चाहिए। फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। तो इसी चीज़ को देख लेते हैं वापस के कैलकुलेटिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक द काई स्क्वायर statistic in a chi-square test for one variance is calculated as the sample variance divided by the known population variance। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि sample variance s square is divided by sigma square into degree of freedom मतलब n-1। ठीक है, it is used to determine whether the difference between the sample and population variance is statistically significant। तो ये फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए और आगे भी चांसेज हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वापस। ठीक है, तो n-1 सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन वेरिएंस। एस जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई हो। तो एक काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू एनालाइज नॉमिनल समटाइम नोन एज कैटेगरिकल डेटा। इट इज प्रोनाउंस काई, इसको हम क्या कहते हैं? काई बोलते हैं। एंड इज फ्रिक्वेंटली रिटन एज काई स्क्वायर टेस्ट। It is used to compare the observed frequencies in each sample's response category. The null hypothesis of a chi-square test is that the nominal variables have no relationship, that they are independent। ठीक है, तो हमने ये चीज़ भी देखी थी कि जो इसकी तीन हमने वो एजम्पशन देखी थी, फिर से देख लेते हैं कि जो कंडीशंस रहती हैं। सबसे पहले रैंडमली ड्रॉन होना चाहिए सैंपल,
दूसरा हमारे पास सैंपल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे से। तीसरा हमारे पास के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो उसी चीज़ का है कि नल हाइपोथेसिस ऑफ अ chi स्क्वायर टेस्ट इज द नॉमिनल वेरिएबल हैव नो रिलेशनशिप दैट दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स एच नॉट देयर इज नो रिलेशनशिप। नल हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द नॉमिनल वेरिएबल्स और वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि नल हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रू, मतलब कि रिलेशन है उनके बीच में। तो जब इंडिपेंडेंट है तो नो रिलेशन, और नो रिलेशन को हम क्या मानते हैं, नल हाइपोथेसिस। अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं या फिर रिलेशनशिप रहता है हमारे पास, तो हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। तो ये फॉर्मूला है दूसरा chi स्क्वायर टेस्ट निकालने का, chi स्क्वायर वैल्यू निकालने का। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने chi स्क्वायर के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया। बाकी इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड हमने क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया, कैसे इसका यूज करते हैं हम। ये वाला जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। और इसमें chi स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है समेशन ऑफ ओ स्क्वायर, ऑब्जर्व वैल्यू का समेशन। मतलब कि पहले आपको ओ स्क्वायर माइनस का ई आई का स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ई आई। तो इन सभी का समेशन जो होगा वो हमारे पास क्या chi स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ओ आई जो है वो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, ई आई जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, और chi स्क्वायर तो हमें पता ही है, chi स्क्वायर वैल्यू है हमारे पास। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओ आई माइनस का ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। मैं ये होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, वैसे तो इसका जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें एप्लीकेशन इसका पता चल जाएगा कैसे इसको यूज़ करना है। बट ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई का समेशन क्या होता है, chi स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये chi स्क्वायर टेस्ट सिंबलिकली रिप्रेजेंटेड एज chi स्क्वायर इज बेसिकली डेटा एनालिसिस ऑन द ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रैंडम सेट ऑफ वेरिएबल। तो ये कंपेयर करने के लिए होता है सैंपल और पॉपुलेशन वेरिएबल को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंडीशंस भी देख ली हमने। तो जो जो थ्योरी पार्ट रहता है chi स्क्वायर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हुई हैं, और फॉर्मूलाज भी कवर किए हैं जिसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं हमारे पास। तो यूजुअली इट इज ए कंपैरिजन ऑफ टू स्टैटिस्टिकल डेटा सेट्स। दिस टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कार्ल पियर्सन इन 1900 फॉर कैटेगरिकल डेटा एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट वाज मेंशन्ड एज पियर्सन्स chi स्क्वायर्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए, कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया। मेन हमारे पास वैल्यू पूछी जाती है कि कैसे हम chi स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, the chi-square test is used to estimate how likely the observations that are made would be by considering the assumption of the null hypothesis are true। ठीक है, तो वन वेरिएंस के लिए हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा है। ये hypothesis consideration that a given condition or statement might be true which can test afterwards। chi-square tests are usually created from a sum of squared falsities or errors over the sample variance। तो ये इसका थ्योरी पार्ट था chi स्क्वायर टेस्ट का। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कि कैसे इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला था इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया वो भी हम देख लेंगे। तो आपको याद रखना है n-1 जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ही सिर्फ पूछा जाए तो n-1 होता है। एस स्क्वायर जो है वो सैंपल वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फॉर्मूला है कि ओ आई जो ऑब्जर्व वैल्यू है माइनस का एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, उसका होल स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाई ई आई करेंगे, उसका सम करते हैं तो वहाँ पर chi स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये नोट्स PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कीजिए जिसका लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।